वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारा 6th क्लास की हिस्ट्री की जो बुक है आवर पास्ट वन, इसे हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसके हम चैप्टर 1 में लेक्चर नंबर 4 पे हम पहुंचे हुए। इसका चैप्टर 1 हम कर रहे हैं, उसके लेक्चर नंबर 4 पे हम पहुंचे हैं। चैप्टर 1 का नाम अगर हम देखें क्या था, आपको सभी को याद होगा क्या था, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये हम पढ़ रहे थे। और आपको क्या करना है, जैसे ये स्लाइड आती है आप समझ भी गए होंगे, आपको ये बुक ओपन करनी है। कौन सी, आवर पास्ट वन, जो आपकी हिस्ट्री की बुक है क्लास 6 के लिए। इस बुक को ओपन कर लीजिए, इसका चैप्टर 1 ओपन कर लीजिए और जहां से हम पढ़ेंगे वो पेज ओपन कर लीजिए। इसके साथ साथ आप एक कॉपी, पेन, पेंसिल अपने साथ रखें ताकि जहां पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो उसको लिखना शुरू करें, उस चीज को रिवाइज करके आपको ईजी रहेगा रिवाइज करने में, अगर आप उसको आज अभी इसी वक्त उसको लिख लेंगे तो। नहीं तो बाद में फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर से टाइम वेस्ट करोगे। इसीलिए एक बार देख के अपना काम वहीं पे खत्म करो और जहां पे भी दिक्कत हो उसको लिख लो। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तब आप देख सकते हो, तब तो कोई दिक्कत, तब तो वो सॉल्यूशन बचता नहीं, उस टाइम पे वीडियो देखना ठीक है। लेकिन हर बार रिवीजन के लिए बार बार वीडियो देखने बैठोगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए एक बार वीडियो देखो, जो समझ में आ रहा हो लिखना शुरू करो बुक में और उसके बाद रिविजन आपकी बुक से होना चाहिए। चलो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1 और इसका लेक्चर नंबर 4। लेकिन लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। हमने सबसे पहले देखा कि हम इस चैप्टर में व्हाट पढ़ रहे थे, कि हम क्या पढ़ेंगे। अतीत में हम क्या पढ़ते हैं, अतीत में हम राजाओं की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं, आम लोगों की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे घरों में रहते थे ये पढ़ते हैं, क्या खाना खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, ये सारी चीजें जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या उनके मतलब बिलीफ्स थे, क्या फेथ था, तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस क्या का जवाब में ये सारी चीजें देखी कि हम क्या क्या पढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि हम कहां से ये हिस्ट्री को शुरुआत मानते हैं, हम कहां से माने कि हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, कहां से हिस्ट्री की शुरुआत मानी जा सकती है। तो उसको अगर हम देखें तो हमने देखा कि जब इंसान की हम शुरुआत, जब अतीत पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम अपना अतीत जानना चाह रहे हैं। तो हमने कहां से शुरुआत की, इंसान ने कहां से शुरू किया चीजों को सीखना, चीजों को लेके आगे बढ़ना, वो सारी चीजें हमने देखी। और हमने देखा कि सबसे पहले इंसान नर्मदा के सामने, हमने मैप देखा, मैप ओपन कर लीजिए, एक एक लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। नर्मदा नदी के आसपास इंसान सबसे पहले आके बसने लगा। नर्मदा नदी के किनारे इंसान सबसे पहले बसने लगा। वहां पे कैसे था लोग, वहां पे कैसे लोग थे, वहां पे जो बस रहे थे वो किस टाइप के थे, वो हंटिंग करते थे, यानी शिकार करके अपना पेट भरते थे और जो भी खाना मिल जाता उसको इकट्ठा करते थे। पेड़ वगैरह से उनके फ्रूट मिल गए, जड़ मिल गई, वो सारी चीजें इकट्ठा करके अपने बुरे वक्त के लिए बचा के रखते थे कि जिस दिन खाना नहीं मिले उस दिन उस चीज को खा लेंगे, है ना। तो इसलिए उनको बचा के रखते थे। फिर उसके बाद हम पहुंचे सुलेमान और किरथार हिल्स पे। हमने देखा आज तो पाकिस्तान है लेकिन पहले वो इंडिया में ही होता था। तो बेसिकली उधर सुलेमान और किरथार में हम देखें तो यहाँ पे इंसान ने सबसे पहले क्या, अनाज उगाना शुरू किया, क्रॉप को उगाना शुरू किया। और यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, वीट एंड बार्ले का हमने देखा कि यहाँ पे वीट एंड बार्ले सबसे पहले उगाया गया। तो सबसे पहले क्रॉप को उगाना कहाँ से शुरुआत हुआ, सुलेमान किरथार से। फिर उसके बाद हम आए विंध्या और गैरो हिल्स में और उसके बाद देखा कि ये जो एग्रीकल्चर यहाँ पे हुआ था शुरू, उसका डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ विंध्या और उसके बाद गैरो हिल्स पे इस एग्रीकल्चर का यानी फसल उगाने का जो डेवलपमेंट है वो दिखाई दिया। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, राइस की शुरुआत हमने देखी कि राइस सबसे पहले कहाँ उगाया गया, विंध्या के नॉर्थ में कहीं पे उगाया गया। ये विंध्या हिल्स के नॉर्थ में कहीं ना कहीं राइस की हमें शुरुआत देखी। और उसके बाद जब देखा धीरे धीरे, जब ये इंसान ने जब फसलें उगानी शुरू की तो अपने आप क्या होगा, पहले गांव बनेंगे, गांव से शहर बनेंगे। जब फसल उगानी शुरू की, पहले तो खाना ढूंढने के लिए इधर से उधर घूम रहा है, लेकिन जब पता है कि खाना उगाना कैसे है तो एक जगह आदमी रुकने लग गया और जहां रुकेगा वहां आसपास बहुत सारे लोग रहने लगेंगे और वहां पे गांव बनेगा और धीरे धीरे वो गांव जो है शहर का रूप ले लेगा और बड़ा शहर बन जाएगा। तो ऐसे ही फिर इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के सामने क्या आया, पहली सिटीज हमको दिखाई दी। जो शुरुआत में जो सिटीज आई वो कहां पे आए, जो शहर आए वो हमें कहां दिखाई दिए, इंडस और उसके आसपास। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी और उसके आसपास जो और नदियां हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी है, वहां दिखाई दी। और उसके बाद फिर हमने देखा ये कब था, ये करीबन 4700 साल पहले था, 4700 ईयर्स अगो। और उसके बाद 2500 साल पहले हमें बड़े बड़े राज्य दिखाई दिए गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के किनारे। अब शहर से बड़े राज्य बने,
कब बने? ये गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास अगर हम देखें, गंगा और सोन का हमने एग्जाम्पल देखा और उसके नीचे देखा मगध राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य बना। तो बड़े बड़े राज्य यहाँ पे बनने लगे गंगा और इसके किनारे। तो ऐसे देखा कि कैसे हमारी हिस्ट्री बढ़ती चली जा रही है, कैसे आदमी ने पहले रहना शुरू किया, फिर शिकार करना, उसके बाद इकट्ठा करके खाना, फिर उगाना, और फिर उसके बाद उसको उसी को डेवलप करना, फिर से गांव बनाना, गांव से शहर, शहर से बड़े बड़े राज्य बने। तो ये इस तरीके से हमारी हिस्ट्री चलती है। हमको इसी तरीके से इसको याद रखना है कि कैसे हमने शुरुआत की, कैसे इंसान ने शुरुआत की। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बचपन से करते हैं। शुरुआत में इंसान को कुछ नहीं पता था कैसे उगाते हैं, तो इसीलिए इधर उधर भटकता रहता था। जब सीखा तो उसके बाद सीखता चला गया और उसके बाद बड़े बड़े राज्य बनने लगे, ये हमने देखा। फिर हमारा सवाल था कि जब इंडस नदी पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन भी आया और आपकी बुक ने भी बताया कि ये जो इंडिया का नाम है, इंडिया और भारत बोलते हैं, ये कैसे नाम पड़ा, और इसको भी हमने समझने की कोशिश की। इंडस नदी को अगर हम देखें, हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी, और यहाँ पे अगर हम ईरान और ग्रीस से आए हुए लोग, जो उधर से लोग आते थे, वो से को है बोलते थे, तो वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी को इंडूस और या फिर इंडोस बोलने लग गए, और वहीं से हमारा नाम पड़ा इंडिया। वहीं से उन्होंने बोला कि जो इस सिंधु नदी के पार का एरिया है वो इंडिया है, जो इंडस रिवर के पार का एरिया वो उधर से आए हैं, और इंडस नदी के पार का जो एरिया बचा वो क्या बचा? वो इंडिया बचा। वहीं पे एक और चीज हमने पढ़ी, भारत। अब भरत नाम की जो ट्राइब थी, बेसिकली नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में एक जगह पे क्या रहते थे? भरत नाम के लोग रहते थे। ठीक है, भरत नाम के अगर हम कहें ग्रुप रहता था, वहां पे जो लोग रहते थे उन्हें भरत बोलते थे, और उन्हीं के नाम पे धीरे धीरे हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। ठीक है, तो ये भी हमने जानने की कोशिश की। फिर हमने पढ़ा कि जब हमने क्या ये पढ़ लिया कि कहां पे, उसके बाद हमने पढ़ा कैसे हम हिस्ट्री के बारे में जाने, कैसे अतीत के बारे में कैसे जाने। तो कैसे जाने में बहुत सारे तरीके हैं, और उनमें से दो तरीके बताए जो बड़े फेमस हैं। एक तो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ के, एक इंस्क्रिप्शन पढ़ के। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? वो स्क्रिप्ट, वो चीज जो हाथ से लिखी गई हो। तो पुराने टाइम पे पाम लीफ पे, ठीक है, पत्तियों पे, या फिर पेड़ की छाल, कौन सी? बिर्च पेड़ का हमने एग्जाम्पल भी देखा। तो पेड़ की छाल पे हम लिख देते थे, पेड़ की छाल पे लिख देते थे, और वो लिखे हुए हमें आज भी मिल जाते हैं। तो हम उसे पढ़ के, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, उस लैंग्वेज को पढ़ के हम अंदाजा लगाते हैं कि उस टाइम पे क्या होता होगा। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट थी जो हाथ से लिखी जाती थी, जो हाथ से पेड़ के पत्तों पे या फिर पेड़ की छाल उतार के उस पे लिखा जाता था, वो मैन्युस्क्रिप्ट थी। और उसके बाद दूसरा था इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता था? जो इंस्क्राइब करके लिखा जाए। जैसे कोई हार्ड सरफेस है, मजबूत सरफेस है, पत्थर है, पत्थर पे नहीं लिख देते आजकल वो जोर जोर से गाड़ के, वो होता है इंस्क्राइब करना। ऐसे ही मेटल्स पे, धातुओं पे, प्लेट पे देखना, आप कई बार मम्मी से मांगना कोई प्लेट, उस पे देखना कहीं ना कहीं पे आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। पुराने जो बर्तन होते थे, लोग अपना नाम लिखवा लेते थे उस पे, तो आपको पुराने बर्तनों पे कहीं ना कहीं इस तरीके से नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये होता है इंस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से पुराने टाइम पे राजा महाराजा या लोग अपने बारे में बताने के लिए एक पत्थर पे या फिर मेटल्स पे यानी कि धातुओं पे कहीं ना कहीं अपना नाम गुदवा लेते थे, लिखवा लेते थे, तो वो होता था इंस्क्रिप्शन। तो इन दोनों चीजों के सहारे हमें पता लगता है कि हमारा अतीत कैसा था, और इनके सहारे हम पढ़ते हैं कि कैसे हम अतीत को जाने। तो ये हमने दो तरीके देखे। अब उसी से आगे बढ़ते हैं, और उसी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। जब मैंने बता कि इंस्क्रिप्शन हमेशा हार्ड सरफेस पे होता था, तो क्या आप ऐसा कोई फायदा बता सकते हो कि उसको जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, उस हार्ड सरफेस पे लिखने का क्या फायदा हो सकता है? सोच सकते हो? एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्टीज, और उसको लिखने में क्या दिक्कत आती होगी, क्या आप सोच सकते हो? चलो देखते हैं, इस पैरा को पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ हमें फायदा दिखाई देता है। चलो देखते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत सारी चीजें और भी थी जो अभी तक हमने पढ़ी, उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी थी जो पास्ट में यानी कि हमारे अतीत में बनाई जाती थी और यूज की जाती थी, बनाई जाती थी और यूज की जाती थी। क्या क्या देखते हैं। Those who study these objects are called archaeologists। और जो इन चीजों को पढ़ते हैं, जो बनाई जाती थी, इन चीजों को पढ़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे अभी तक हमने जाना कि मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, इसके अलावा बहुत सारी चीज थी। लोग बिल्डिंग बनाते थे,
खेलने के लिए खिलौने बनाते थे, हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे। तो इन सब चीजों को भी हम पढ़ सकते हैं, इन सब चीजों को भी पढ़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है सिर्फ हम किताबों में जो लिखा है, मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन में जो लिखा है उसी से ही जाने। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जो वो लोग बनाते थे और यूज करते थे, और जो उन चीजों को जो उन्होंने बनाई और यूज की, जो उन चीजों को पढ़ते हैं, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? आर्कियोलॉजिस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं पुरातत्ववेदा, है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट हम उसे बोलते हैं। दे स्टडी, क्या क्या स्टडी करते हैं? ये अदर थिंग्स सब देखते हैं, क्या क्या चीजें बनाते थे और यूज करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या स्टडी करते हैं? दे स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग्स के बचे हुए भाग, क्योंकि बिल्डिंग तो रही नहीं, लेकिन टूटी फूटी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं मिलेगा, ये तो पता लगेगा यहां बिल्डिंग होती थी। तो उन चीजों को पढ़ते हैं। वो बिल्डिंग या तो स्टोन की भी बनी हो सकती है या फिर ईंटों की भी बनी हो सकती है। पत्थर या ईंटों की बनी हुई बिल्डिंग के जो बचे हुए हिस्से हैं, इनको ये आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि कैसे घर होते होंगे। उसके अलावा पेंटिंग्स को पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की पेंटिंग्स को भी पढ़ते हैं कि किस तरह के चित्र वहां पे होते थे। तो उस चित्रों के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा यहां पे ये होता होगा। अगर चित्र में किसी चीज को दिखाया गया है तो उससे पता लग जाता है कि ये कहीं ना कहीं वहां पे होती होगी इस तरह की चीजें। तो उसको पढ़ के भी अंदाजा लगाते हैं, उसको पढ़ के भी कोशिश करते हैं अतीत के बारे में जानने की। एंड स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्तियां, अलग अलग तरह की मूर्तियों को भी ये आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या इन्होंने बनाया है, कहां से सीखा है, क्या ऐसा कहीं और बनाया जाता था। बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं, इसको क्यों बनाया, हो सकता है कि वहां पे ऐसा कुछ होता हो या लोग उसकी पूजा करते हो। तो बहुत सारी चीजें, इन चीजों से जानने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं अब आर्कियोलॉजिस्ट? ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जो पास्ट को पढ़ते हैं, यानी कि इन चीजों को पढ़ के पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या करते हैं? दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। एक्सप्लोर का क्या मीनिंग है? छानबीन करना। एक्सप्लोर क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब होता है छानबीन करना, और एक्सकेवेट क्या होता है? खुदाई करना। एक्सकेवेट क्या होता है? खुदाई करना। ठीक है, मतलब कि डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस, अर्थ की सरफेस को खोदना। अर्थ की सरफेस को खोदना होता है एक्सकेवेट, यानी खुदाई करना। तो ये क्या है? ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये छानबीन भी करते हैं, साथ के साथ खुदाई भी करवाते हैं। किस चीज के लिए? टू फाइंड, ढूंढने के लिए। किस चीज को? टूल्स को। टूल्स को ढूंढने के लिए, यानी औजार जो भी होते थे उनके, उसको ढूंढने के लिए। वेपन्स यानी जो हथियार होते थे। पॉट पैंस यानी कि जो बर्तन होते थे उनको ढूंढने के लिए कि किस तरह के बर्तन वो रखते थे। देन उसके बाद उनके ज्वेलरी या फिर गहने यानी ऑर्नामेंट्स कैसे होते थे। देन उसके बाद अगर हम देखें तो उस टाइम पे सिक्के कैसे होते थे। तो ये सारी चीजें वो ढूंढते हैं और इन चीजों से हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन चीजों से हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन। इनमें से जो भी हमने देखे, टूल्स, वेपन, पॉट, पेन, ऑर्नामेंट, कॉइन, या फिर उसके अलावा रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट या फिर इंस्क्रिप्शन, कुछ भी, दे कैन बी मेड ऑफ स्टोन, पत्थर के बने हो सकते हैं। अदर्स ऑफ बोन, कुछ हड्डियों के बने हो सकते हैं। कुछ बेक्ड क्ले, ये बेक्ड क्ले क्या होती है? बेक्ड क्ले होगी यानी पकी हुई मिट्टी। कुछ पकी हुई मिट्टी जैसे ईंट वगैरह हो गए, तो कुछ पकी हुई मिट्टी के बने होंगे, या फिर कुछ मेटल के यानी धातुओं की बनी होंगी। इनमें से कोई भी चीज जैसे टूल्स हुआ, वेपन हुआ, टूल्स क्या था? औजार। वेपन क्या था? हथियार। ये बर्तन हो गए, पॉट एंड पैन। देन उसके बाद ऑर्नामेंट यानी कि क्या हो गए? गहने हो गए। देन उसके बाद हमारे कॉइन्स यानी सिक्के हो गए। तो ये सारी चीजें स्टोन की भी बनी हो सकती थी, बोन्स यानी कि हड्डी की भी बनी हो सकती थी, बेक्ड क्ले यानी कि पकी हुई मिट्टी की भी बनी हो सकती थी, या फिर मेटल की भी बनी हो सकती है। किसी भी चीज की मिल जाती है। उसी हिसाब से फिर हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम क्या? आर्कियोलॉजिस्ट ये पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम भी सीखेंगे कि कैसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, और वो ऑब्जेक्ट जो कि हार्ड और इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो ऑब्जेक्ट, वो चीजें जो हार्ड चीजों से बनी हो। इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल क्या होता है?
इम्पेरिशेबल यानी जो पेरिश ना हो सके, जो खत्म ना हो सके, जो खत्म ना हो सके, जिसका विनाश ना हो सके, अविनाशी जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तो जो खत्म ना हो सके, जो जिसका विनाश ना हो सके, वो होता है इम्पेरिशेबल। तो ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जो कि इन चीजों से बने होते हैं, जो कि हार्ड हो या फिर इम्पेरिशेबल सब्सटेंस, यानी कि ऐसी चीजों से बना हो जो अपने आप खत्म नहीं होती, जैसे आज के टाइम प्लास्टिक है ना, तो ऐसी चीजों से बना हो, यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह की चीजें क्या होती हैं, ज्यादा दिनों तक जीवित रहती हैं, ज्यादा दिनों तक जीवित रहती हैं, ज्यादा दिनों तक चल पाती हैं। अगर किसी ऐसी चीज से बना दिया जो जल्दी खराब हो जाएगी, क्या वो हमें आज मिल पाएंगे? नहीं। लेकिन ये सारी चीजें जनरली किस चीज की हैं? बेसिकली आज हमें कौन सी चीजें मिल पाएंगी? जो हार्ड चीजों से बनी हो, जो उस टाइम पे मजबूत चीजों से बनी हो, या फिर ऐसी चीजों से बनी हो जो कि इम्पेरिशेबल है। इम्पेरिशेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको खत्म ना किया जा सके। तो अगर ऐसी चीजों से उस टाइम पे कोई बनी होगी तो हमें वो आज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? तो आप भी बोलेंगे बिल्कुल, जो मजबूत चीज से, हार्ड चीज से, कठोर चीज से बनी होगी वो तो आज भी हमें मिल जाएगी, और जो ऐसी चीजों से बनी होगी जो खत्म नहीं हो सकती वो भी हमें आज मिल जाएगी। लेकिन कोई भी क्या ऐसी चीजों से बनी हो जो जल्दी खत्म हो जाए, क्या वो चीज आज हमें मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि अगर किसी सॉफ्ट कपड़े से मैं किसी चीज को बनाऊं तो कपड़ा तो बहुत जल्दी खराब होता है, बहुत जल्दी गल जाता है, तो कपड़ा तो कुछ 100 साल के बाद रहेगा ही नहीं। और यहां तो हम 4000 साल पहले, 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, कैसे मिल पाएगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए सिर्फ वही चीजें जो हार्ड होती हैं, या फिर वो चीजें जो अविनाशी यानी कि जो खत्म ना होने वाली होती हैं, वही चीजें हमें पुराने टाइम की आज मिल पाती हैं। समझ में आई चीजें? और इसीलिए हम कहेंगे कि हार्ड सरफेस पे लिखने के यही फायदे हैं कि वो ज्यादा दिनों तक रह पाते हैं। अगर हमें किसी सॉफ्ट सरफेस पर रख दें, यानी कि मान लो कि मिट्टी पे, हमने नीचे मिट्टी है, मिट्टी पे ही लिख दिया, थोड़ी देर बाद हवा चलेगी वो तो ऐसे ही मिट जाएगा, है ना। तो इसीलिए हार्ड सरफेस पे लिखने का फायदा यही है कि वो ज्यादा दिनों तक रुक पाता है, ज्यादा दिनों तक रह पाता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखी, और भी देख लेते हैं और क्या फायदे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये हड्डियों को भी ढूंढते हैं, हड्डियों को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑफ एनिमल्स, किस किस की? एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, पशुओं की, पक्षियों की और मछलियों की। इनकी हड्डियों को भी ढूंढते हैं। उससे क्या पता लगता है? टू फाइंड, क्या पता लगाने के लिए? टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि लोग क्या खाते थे अपने अतीत में। जिस जानवर की हड्डियां मिलेंगी तो पता लग जाएगा, अच्छा इस जानवर को खाते थे, है ना। जिस मछली की मिलेंगी, अच्छा इस मछली को खाते थे। तो लोग क्या खाते थे ये पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि पुराने टाइम पे लोग शिकार करके बहुत खाते थे, तो जिस जिसकी हड्डी मिलती थी तो पता लग जाता था उनको कि ये इस टाइम पे लोग ये सारी चीजें खाते होंगे। तो हड्डियों को भी ढूंढते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। हड्डियों को किस लिए ढूंढ रहे हैं? ये पता लगाने के लिए कि पुराने टाइम पे लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। प्लांट रिमेन्स, जो पौधों से या फिर पेड़ से जो बेसिकली जो उसके बचे हुए चीजें हैं, वो सर्वाइव फार मोर रेयरली, वो मुश्किल से बच पाते हैं। पत्थर बच जाएगा, मेटल बच जाएगा, लेकिन प्लांट के जैसे पत्ते या टहनी टूट के गिर गई, या फिर उसके पत्ते पे हमने कुछ लिख दिया, तो ये सारी चीजें बचना बड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि इन्हें पेड़ पौधे को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, या ये गल भी बहुत जल्दी जाते हैं। इसीलिए इन प्लांट्स के, कि उस टाइम पे कौन कौन से प्लांट्स होते थे, ये जान पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं, इन प्लांट्स के जो बची हुई चीजें हैं वो नहीं मिल पाती, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, वो ज्यादा मुश्किल होता है उनका सर्वाइव रह पाना। तो इसीलिए इन चीजों का नहीं पता लग पाता, क्योंकि ये खत्म हो जाती है टाइम के साथ साथ। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन, यानी दानों के जो, अगर हम बीज कहें, अनाज के जो बीज कहें वो, या फिर पीसेज ऑफ वुड, या फिर लकड़ी के जो टुकड़े हैं, हैव बीन बर्न्ट, अगर उन्हें थोड़ा बहुत जला दिया जाए, दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म, दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म, तो वो जले हुए रूप में बच जाते हैं। लेकिन पेड़ ऐसे का ऐसा है तो वो नहीं बच रहा है। लेकिन जैसे कोई अनाज का दाना है,
या फिर कोई भी पेड़ का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो अगर जला हुआ है तो जले हुए रूप में, यानी कि चार्ड फॉर्म, चार्ड फॉर्म क्या होता है, चार्ड होता है जला हुआ, चार्ड होता है जला हुआ, तो चार्ड फॉर्म में ये बच जाते हैं, यानी जले हुए फॉर्म में ये बच जाते हैं। अगर ऐसे ही है तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जला के इन्हें छोड़ दिया जाए तो इनके बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो प्लांट्स जो बचे हुए मिलेंगे हमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जले हुए मिल जाते हैं, है ना। तो उसके बाद अगर हम देखें, डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, क्या आपको लगता है कपड़ा बहुत जल्दी जल्दी आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता होगा? हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कपड़ा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कपड़ा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है, तो कपड़ों के मिलने की संभावना बहुत कम रहती है, कपड़ों के मिलने की संभावना बहुत कम रहती है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है बच्चे, चलो अब जो उस टाइम पे मिले देखते हैं, कुछ एक फोटोज देख लेते हैं। इस तरह के पॉट मिलते थे पुराने टाइम पे, ठीक है। आज भी हमें अपना घड़ा कुछ ऐसा ऐसा दिखता है ना, लेकिन उस टाइम पे ज्यादा पेंटिंग होती नहीं थी, ये मिट्टी का है, ऊपर बस एक आधा कोई पेंट मिला तो हल्का फुल्का पेंटिंग कर दिया। आज आपके टाइम पे क्या, आज का कैसे कैसे सिक्के होते हैं, गोल गोल होते हैं ना सिक्के, कॉइन्स बहुत गोल गोल होते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे कुछ इस तरह के सिक्के होते थे, पुराने टाइम पे कुछ इस तरह के सिक्के होते थे, और इन पे इस तरीके से आपको चित्र मिल जाते थे। तो ये क्या क्या है, अपार्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, किसी पुरानी सिटी से पुराना ओल्ड है, ओल्ड पॉट है, बर्तन है, पात्र है। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, आज से लगभग 4700 साल पहले इस तरह के पॉट्स यूज किए जाते थे। राइट में अगर हम देखें, यानी कि ये देखें, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, ये पुराना सिल्वर का कॉइन है। कॉइन्स सच एज दिस वर इन यूज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले इस तरह के कॉइन्स यूज में आते थे, इस तरह के कॉइन्स यूज किए जाते थे लगभग 2500 साल पहले। इन व्हाट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम दी वंस वी यूज टुडे, क्या आप बता सकते हैं कि आज जो हम कॉइन यूज करते हैं उससे ये कैसे अलग है? तो वो कॉइन देखो और इसको फोटो देखो, दोनों में अंतर आपको पता लगाना, हमारे कितने गोल गोल हैं, कितने फिनिश्ड हैं, और आज वाले हमारे सिल्वर के नहीं है, है ना, ये सिल्वर के होते थे। चलो, हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस कौन से होते हैं? जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं। दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, यानी वो लोग जो अतीत को पढ़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं हिस्टोरियंस। ठीक है, और ये हिस्टोरियंस क्या करते हैं? दे ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, किसी किसी चीज के लिए वर्ड सोर्स यूज करते हैं कि ये सोर्स है, ये सोर्स है। किसको बोलते हैं? सोर्स का मतलब होता है स्रोत। क्या होता है? स्रोत। तो ये किस चीज का स्रोत? स्रोत किसको बोलते हैं? टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। अभी तक हमने पढ़ा कि हम अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत के बारे में जानने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? एक मैन्युस्क्रिप्ट हो सकती है, इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, या फिर आर्कियोलॉजी से भी हम जान सकते हैं। आर्कियोलॉजी यानी खोजबीन करके या फिर खुदाई करके इस चीज से भी हम जान सकते हैं। तो ये सारे तरीके हमें अतीत के बारे में जानने के लिए, ये सारे तरीके हमारे अतीत के बारे में जानने के लिए। और यहां से, यानी कि चाहे मैन्युस्क्रिप्ट हो, चाहे इंस्क्रिप्शन हो, आर्कियोलॉजी हो, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन आती है, इससे हमें अतीत के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसी इंफॉर्मेशन को हम सोर्स बोलते हैं। उसी इंफॉर्मेशन को सोर्स बोलेंगे। कौन बोलेगा? जो भी हिस्टोरियन होगा, जो भी इतिहासकार होगा, वो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है चीजों से, उस इंफॉर्मेशन को हम सोर्स बोलते हैं हिस्ट्री में। क्या बोलते हैं? सोर्स। किसमें? हिस्ट्री में। ठीक है, समझ में आया सोर्स क्या होता है? सोर्स समझ में आया क्या होता है? स्रोत क्या है? यानी कि चाहे मैन्युस्क्रिप्ट, चाहे इंस्क्रिप्शन, चाहे आर्कियोलॉजी, किसी भी तरीके से हमें पास्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या है? सोर्स का काम करती है, वो हमारे लिए सोर्स होती है। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। वंस सोर्सेज आर फाउंड, एक बार सोर्स मिल जाए, एक बार हमें कुछ पता लग जाए कि इससे पता लग सकता है, इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, यानी कि कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें अतीत के बारे में मिल जाए, एक बार ये सोर्स मिल जाए, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। अतीत के बारे में जानना रोचक हो जाता है
अच्छा लगने लगता है कि हमें और ज्यादा पता लगे, और ज्यादा पता लगे। अगर हमें एक भी चीज मिल जाए जिससे हम पता लगा पाए कि पुराने टाइम पे ये होता था, फिर उसके बाद उत्सुकता जानने लग जाती है कि अच्छा और क्या है, और ढूंढते हैं, तो लोग इसके बारे में फिर और ज्यादा ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए एक बार सोर्स मिल जाता है, एक वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, कि पुराने टाइम के बारे में जानना एक हम कहें कि रोचकता से भरा हुआ हो जाता है, कि हमें अच्छा लगने लगता है पुराने टाइम के बारे में जानना। एज वी रिकंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट, जैसे जैसे हम धीरे धीरे पास्ट को पुनः निर्माण करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट मतलब होता है पुनः निर्माण, कि पुराने पास्ट को हम दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं, दोबारा से। जैसे डायरेक्टर मूवी बनाते हैं, एक स्टोरी होती है उनके पास, उस स्टोरी को वो मूवी में पेश करते हैं, है ना। फिल्म में जो दिखाई जाती है वो स्टोरी से बनती है, वो स्टोरी को बनाते हैं। ऐसे ही हिस्टोरियंस का भी काम होता है, ये धीरे धीरे चीजों को इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं और उसकी एक मूवी सी बनाते हैं। मतलब एक्चुअल में मूवी नहीं, एक स्टोरी सी बनाते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। तो ये इनके दिमाग में ऐसी स्टोरीज चलने लगती हैं चीजों को देख के, और अपने आप ही उसको धीरे धीरे चीजों को जोड़ते जाते हैं और एक अच्छी स्टोरी पे या फिर अच्छी उसमें हम कहेंगे निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था यहाँ पे, जिसमें सभी को लगता है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। हम भी धीरे धीरे देखेंगे। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, तो इसीलिए जो ये हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर लाइक डिटेक्टिव, जासूस की तरह होते हैं। हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट क्या है? जासूस की तरह होते हैं। क्यों? Who use all these sources, जो भी सोर्स उन्हें मिले, जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती है, उसका यूज करते हैं एज क्लूज, यानी कि सुराग की तरह यूज करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, हमारे अतीत के बारे में जानने के लिए। जैसे डिटेक्टिव करते हैं, उन्हें कुछ भी सुराग मिल जाए उससे वो पता लगा लेते हैं कि क्या हुआ होगा। ऐसे हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो भी एक जासूस की तरह ही हैं, डिटेक्टिव की तरह ही हैं, जिनको कुछ भी सोर्स मिल जाए उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और धीरे धीरे उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उस चीज के बारे में पता लगाते हैं। यानी कि एक सुराग मिला, उस सुराग से पूरी खोजबीन उनकी चालू हो जाती है और हमारे अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और अतीत के बारे में पता लगा पाते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ी। अब हमने हाउ भी पढ़ लिया, अब व्हेन की बात करेंगे। व्हेन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि ये व्हेन क्या है, कब, यानी ये टाइम, इस टाइम को हम कैसे काउंट करते हैं। व्हेन का मतलब है कि हम इस टाइम को कैसे काउंट करते हैं, और ये टाइम को काउंट करना हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस बुक के नाम की बात करते हैं कि इस बुक का नाम क्या है, और इस बुक के नाम को समझते हैं। बुक का नाम क्या है? आवर पास्ट। ध्यान रखना कि हमने बुक के नाम में पास्ट नहीं लिखा, हमने लिखा पास्ट। एक एस लगाया हुआ है पीछे, और इस एस लगाने से कोई भी चीज क्या हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। यानी कि एक चीज बहुत सारी चीज हो जाती है ना। तो पास्ट ना लिख के हमने लिखा पास्ट, यानी एक प्लूरल लिखा। ठीक है, बहुवचन में हमने इसको लिखा है, जिसको अगर हम सिंपल से कहें, है ना। चीजें समझ में आई? हमने बुक का नाम क्या रखा? आवर पास्ट। पास्ट क्यों नहीं रखा? हमारा अतीत क्यों नहीं लिखा? हमारे अतीत क्यों लिखा? है ना। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक एस का क्या मतलब है, पास्ट के पीछे एस लगाने का क्या मतलब है, उस चीज को समझते हैं। तो वन पास्ट और मैनी, अगर एक पास्ट होता तो हम पास्ट लिख देते, लेकिन ये पास्ट लिखा है, क्या एक से ज्यादा है? क्या हमारे अतीत एक से ज्यादा है? चलो समझते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? क्या आपने नोटिस किया, क्या आपने देखा इस बुक के टाइटल को, बुक के नाम को? क्या है? आवर पास्ट। ठीक है, यहां पे एक एस एक्स्ट्रा है। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ। हमने किस चीज में यूज किया है? हमारे पास्ट वर्ड को हमने प्लूरल में यूज किया है, एज पास्ट। ठीक है, पास्ट ना लिख के हमने क्या लिखा? पास्ट। ठीक है, हमने इसको यूज किया है प्लूरल में, यानी बहुवचन में, टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। और किस चीज के लिए लिखा? इस चीज की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। टू ड्रॉ अटेंशन, किस चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए?
टू द फैक्ट, उस फैक्ट की तरफ, दैट की पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, कि जो अतीत था वो हर वर्ग के आदमी के लिए अलग था। सबका पास्ट एक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं था कि जैसे राजा रहते थे वैसे ही बाकी लोग भी रहते थे। उस टाइम पे जो मजदूर थे उनका पास्ट अलग था, वो अलग तरीके से रहते थे। राजा अलग तरीके से रहते थे, व्यापारी अलग तरीके से रहते थे। तो सब लोग अपने अलग अलग तरीकों से रहते थे, तो सबके अपने अलग अलग पास्ट थे। तो हम सिर्फ एक का पास्ट नहीं जानने की कोशिश कर रहे, हम सिर्फ ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे कि राजाओं का पास्ट कैसा था, हम सबका पास्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने अवर पास्ट ना लिखे अवर पास्ट्स लिखा है, क्योंकि हम सबके अतीत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। कि वहां पे सिर्फ राजाओं का नहीं पता करना है, वहां पे लोग कैसे रहते थे वो भी हमें जानना चाहिए। तो उन लोगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उस टाइम पे व्यापारी कैसे होते थे वो भी हम जानेंगे, उस टाइम पे किसान कैसे होते थे वो भी हम जानेंगे, और उस टाइम पे अगर हम देखें तो उस टाइम पे हम आर्टिस्ट कैसे होते थे वो भी हम जानेंगे। तो सबके अतीत के बारे में पढ़ना है, इसीलिए हमने पास्ट ना लिख के हमने लिखा पास्ट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन। कि जो पशु पालते थे हर्डर या फिर जो किसान थे, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी वो डिफरेंट, अलग थी फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन, राजा और रानियों से अलग थी। राजा की रानी जिंदगी, उनकी जीवन अलग था, और जिस तरीके से हर्डर यानी कि हमारे पशुपालक जीते थे या फिर किसान जीते थे, इनका जीवन अलग होता था। तो ये अलग अलग जीवन है। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों की जो जिंदगी थी वह डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो शिल्पकार होते थे उनसे अलग होती थी। तो सबकी लाइफ अलग अलग थी। तो इसीलिए हमें सिर्फ एक लाइफ की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें बहुत सारी लाइफ देखनी है, बहुत सारे पास्ट पढ़ने हैं, बहुत सारे लोगों के पास्ट पढ़ने हैं। तो इसीलिए इस बुक का टाइटल हमने क्या रखा, पास्ट लिखा। ठीक है, इसीलिए हमने इस बुक का टाइटल क्या रखा, पास्ट रखा। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, जैसा कि आज भी सत्य है। आज भी सबके एक तरह की लाइफ नहीं है, सबकी एक तरह की लाइफ नहीं है। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई सरकारी नौकरी पे है, कोई प्राइवेट नौकरी पे है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, और कोई अभी नौकरी ढूंढ रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है ना। तो सबकी लाइफ अलग अलग है। तो सबके पास्ट भी, जैसे आज सबकी लाइफ अलग है, ऐसे ही पहले भी सबकी लाइफ अलग होती थी। एज इज ट्रू इवन टुडे, जैसा कि आज भी सत्य है। पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो पुराने टाइम पे जो लोग थे, पुराने टाइम पे जो लोग थे वो क्या, वो फॉलो करते थे अलग अलग प्रैक्टिसेस, अलग अलग कस्टम, अलग अलग परंपराएं वो फॉलो करते थे, अलग अलग रीति रिवाज वो फॉलो करते थे। जैसे हम आज भी, हो सकता है कि मेरे रीति रिवाज आपके रीति रिवाज से अलग, तो पुराने टाइम पे भी ऐसे ही रीति रिवाज लोगों के अलग पाए जाते थे। कहीं रहने वाले लोग अलग तरीके के कस्टम फॉलो करते थे, रीति रिवाज फॉलो करते थे, दूसरी जगह वाले अलग होते थे। राजा अलग अलग रीति रिवाज फॉलो करते थे, बाकी लोग अलग तरह के फॉलो करते थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स, आज के टाइम पे भी अगर हम अंडमान आइलैंड में, अंडमान द्वीप समूह पे जाएं, तो वहां पे जो ज्यादातर लोग रहते हैं, गेट देयर ओन फूड, अपना खाना प्राप्त करते हैं कहां से, फिशिंग से यानी कि मछलियों से, हंटिंग से शिकार से, और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और वन में जाके वहां से जो मिल जाता है। यानी जैसे पुराने लोग रहते थे उसी तरीके से आज भी अंडमान में कुछ लोग ऐसे हैं जो शिकार करके अपना पेट भरते हैं, जो मछलियों से अपना पेट भरते हैं, और जो फॉरेस्ट में मिल जाए उससे अपना पेट भरते हैं। तो आज भी अंडमान में ऐसे लोग हैं। और बल्कि बाय कॉन्ट्रास्ट, यानी कि इसका एकदम उल्टा अगर हम देखें, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज, ज्यादातर लोग जो शहर में रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, और वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं फूड की सप्लाई के लिए। वो रहेंगे कब किसान उगाएगा, कब वो शहर में बेचने आएगा, तब उनसे इनको मिल पाएगा। एक तरफ अंडमान में कैसे लोग रह रहे हैं आज भी, जो शिकार करके खा रहे हैं, फिशिंग करके खा रहे हैं और फॉरेस्ट से खुद लेके आते हैं। दूसरी तरफ शहर में ऐसे लोग भी हैं
शहर में ऐसे लोग भी हैं जो खाने के लिए कुछ नहीं करते, आजकल तो जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं, स्विगी पे ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, या फिर दुकान पे जाके ले आते हैं। उगा नहीं रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे, उन्हें मिल जाता है दुकान से। तो आज भी देखो कितनी अलग है जिंदगी अंडमान में रहने वालों की, जो खुद मेहनत कर रहे हैं, जो शिकार करके खा रहे हैं, लेकिन और जो शहर में रह रहे हैं उन्हें घर बैठे सब मिल जाता है ना। तो आज भी सबके पास्ट अलग हैं, जैसे आज सबकी जिंदगी अलग है। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन पास्ट एज वेल। जैसे ये डिफरेंसेस हैं जो आज की जिंदगी में है, इसी तरह के डिफरेंसेस पास्ट में भी होते थे। कई लोग बहुत ही समृद्ध जिंदगी जीते थे, कई लोग बहुत ऐशो आराम से जीते थे, लेकिन कई लोगों के पास कुछ होता ही नहीं था, है ना। तो पुराने टाइम पे भी सबके अलग अलग पास्ट थे, इसीलिए हमने इसका नाम रखा आवर पास्ट। सबके अलग अलग अतीत थे, इसीलिए हमने इसका नाम ये रखा। बिसाइड्स, इसी के साथ अगर हम देखें, देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। एक तरह का डिफरेंस और था, एक तरह का भेद और था। क्या था? वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट। हमें बहुत सारी चीजें पता है कि राजाओं और उनकी लड़ाई के बारे में, कि किस किस राजा ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, इस बारे में हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। क्यों जानते हैं? क्योंकि राजाओं ने तो अपना रिकॉर्ड रख लिया, राजाओं ने तो इंस्क्रिप्शन करवा लिया, राजाओं ने तो लिखवा दिया कहीं पे कि मेरी लड़ाई के बारे में लिखो। उसके पास कवि होते थे, पढ़े लिखे उस टाइम पे बहुत कम लोग होते थे। राजाओं ने ऐसे लोगों को रखा हुआ था जो अपनी लड़ाइयों के बारे में लिखवा देते थे। तो उस टाइम पे राजाओं का तो रिकॉर्ड मिल जाता है, राजाओं की जिंदगी के बारे में हमें पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो लिखवा देते थे अपनी लड़ाइयों के बारे में, उन लड़ाइयों के बारे में जो उन्होंने जीती और उन लड़ाइयों के बारे में जो उन्होंने लड़ी जनरली। लेकिन आमतौर पे ऑर्डिनरी पीपल सच एज, जो आम आदमी थे, जैसे हंटर्स यानी शिकारी, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स या हर्डर्स, इस तरह के जो लोग होते थे, फार्मर हुए, किसान हुए, या फिर जो गैदर करके चीजों को खाते हैं, इकट्ठा करके चीजों को खाते हैं, जो फिशिंग करके अपना काम कर रहे हैं, यानी मछुआरे जो होते थे, या फिर जो पशुपालक होते थे, क्या ये भी अपना रिकॉर्ड रखते होंगे? आपको लगता है जैसे राजाओं ने अपना रिकॉर्ड रखा है, रख पाते होंगे? नहीं, ठीक है। डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। उन्होंने अपना कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जो उन्होंने किया। तो इसीलिए हमें राजाओं की तो ज्यादा जानकारी मिल जाती है, लेकिन इनकी नहीं मिल पाती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी थी नहीं उस टाइम पे, इनको आता नहीं था। पढ़े लिखे इनके दरबार में रहते थे राजा रानी, वो लिखवा लेते थे। अब ये इनके पास ना तो इतना टाइम है क्योंकि काम बहुत है, और ना ही इतनी इनके पास समझ है कि कुछ लिखवाना चाहिए। तो इसीलिए ये अपना कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो देखा कितना डिफरेंस है। राजा रानी अपना रिकॉर्ड भी रखवा रहे हैं, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। While archaeology help us to find about their lives, इसीलिए राजा और रानी की अगर हमें कहानी पता करनी हो तो हमें कहां से पता लग जाएगी? मैन्युस्क्रिप्ट से, क्योंकि वो लिखवा लेंगे। इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि वो लिखवा लेंगे। यहां से तो हमें राजा रानी की पता लग जाएगी, लेकिन इन सब की पता करनी हो तो हम कहां से पता रखेंगे? आर्कियोलॉजी से, क्योंकि यहां पे खुदाई में जो चीजें मिलेंगी हमें पता लगेगा। जैसे हमें हल मिलेगा तो पता लगेगा अच्छा किसान ऐसा हल यूज करते थे। जैसे हमें कुल्हाड़ी मिलेगी तो हमें पता लगेगा अच्छा ये इंसान उस टाइम पे ऐसी कुल्हाड़ी रखते थे, इससे वन में जो है वो पेड़ को काटने जाया करते होंगे, है ना। तो जैसे औजार मिलेंगे हमें पता लगेगा कि ये लोग कैसे रहते थे। तो आर्कियोलॉजी से हमें उन चीजों के बारे में पता लगता है जिनके बारे में रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। तो आर्कियोलॉजी से हमें इन चीजों के बारे में पता लग जाएगा। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जान पाएंगे, जो आज भी अननोन है, जो आज भी अज्ञात हैं, जो हमें नहीं पता है। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये हमने देखा कि कैसे हम अतीत के बारे में जानते हैं, और ये भी देखा कि सबके अतीत अलग अलग हैं, तो इसीलिए उनके लिए अलग अलग तरीके हैं पता लगाने के लिए। तो इसीलिए हमारी बुक का नाम भी आवर पास्ट है। तो ये लेक्चर भी आप लोगों को समझ में आएगा, ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जैसे पिछली क्लासेस आपको आती रही हैं। तो अपने उन दोस्तों को भी जिन्हें थोड़ा सा इन्हें कम समझ में आती हैं जिन्हें ये चीजें, तो उन्हें भी जरूर बताना कि देखो सर कितने अच्छे से चीजें समझाते हैं, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें और इन चीजों को सीख सकें। चले फिर मिलेंगे अगले क्लास में, और अगली क्लास में इससे आगे की बात करेंगे। यानी कि एक चीज अभी हमारी बची हुई है जिसको हम बोल रहे हैं व्हेन, तो अगली क्लास में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे।
आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।